नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। भौगोलिक विचारधारा में आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के विकास में रैटजल का योगदान। बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक विचारधारा के सिलेबस में ये है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो 2 नंबर में पूछ लिया था कि रैटजल कौन थे, और ज़्यादातर यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे कि भूगोल के विकास में या भूगोल में रैटजल का क्या योगदान रहा। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भूगोल के विकास में रैटजल का योगदान लिखिए या बताइए, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा भूमिका लिख दीजिए। भूमिका या फिर जिसको आप सामान्य परिचय कह सकते हैं, रैटजल के बारे में बता दीजिए कि इनका जन्म कहाँ कब हुआ था। जैसे यहाँ पर फ्रेडरिक रैटजल एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, सभी लोग जानते हैं, जर्मनी के। इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में कार्लसू नगर, प्रसिया जर्मनी का पहले एक बहुत बड़ा पार्ट होता था, मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग था प्रसिया। तो जर्मनी को पहले प्रसिया भी कहते थे। तो प्रसिया के कार्लसू नगर में इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में, और इन्होंने 1869 ईस्वी में सर्वप्रथम डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत की। तब से जीवन पर्यंत उन्होंने जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल पर अनेक ग्रंथ लिखे। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप उनका जन्म जो है, जो डेट है या सन है, लिखे ही। अगर आपको ये डेट, ये सन नहीं याद है तो आप इसको क्विट भी कर सकते हैं, इसको ना लिखिए, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद है तो ज़रूर लिखिए। फिर ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, रैटजल पृथ्वी को जैविक इकाई के रूप में मानते थे, जिसे लेब्रेंसरॉम कहा जाता था। अब ये भी एक बार पूछा गया कि लेब्रेंसरॉम क्या है, 2 नंबर में। तो आपको बस इतना ही लिख देना। थोड़ा बहुत आप चाहें तो रैटजल के बारे में वहाँ पर लिख सकते हैं कि रैटजल पृथ्वी को जैविक इकाई के रूप में मानते थे और इसे ही लेब्रेंसरॉम कहा जाता है। फिर रैटजल के बारे में थोड़ा सा वहाँ लिख दीजिए, 85 शब्दों में लिखना रहता है, आपका आराम से हो जाएगा। अब इनके योगदान के बारे में कुछ लिखना है और इनके कुछ यहाँ पर सिद्धांत हैं, हम जिनकी बात करते हैं, संकल्पना। तो वो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले योगदान में हम क्या लिखेंगे, इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जनक के रूप में इनका क्या योगदान है, पहले ये हम लोग बताएंगे। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजल, अब इनका जन्म 1844 में, मृत्यु 1919। तो ये हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। मतलब अगर हम हम्बोल्ट और रिटर को हटा दें तो उसके बाद इन्हीं का स्थान आता है। रैटजल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणीय कार्य किया। इन्होंने मानव भूगोल पर बल दिया। देखिए, मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए रैटजल को मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं, यानी फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो अब कितना आसान है, आराम से आप देख सकते हैं। पहला योगदान इनका यही है। दूसरा है, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए और उसी आधार पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। मतलब ये व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल। मतलब कहते थे हम भूगोल में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बजाय सीधे देखना पसंद करें, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी, जीव जंतु, वहाँ की मिट्टी कैसी। तो रैटजल ने भूगोल का अध्ययन और विकास अपनी यात्राओं के द्वारा किया। जिस प्रकार हम्बोल्ट ने यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों के साथ स्वयं संपर्क में आकर उसका वर्णन किया, उसी प्रकार रैटजल ने भी अपनी यात्राओं द्वारा यथार्थ बातों से सीधा संपर्क स्थापित करके उसका अध्ययन एवं वर्णन किया। हम्बोल्ट भी काफ़ी ज़्यादा यात्रा करते थे और ठीक उसी प्रकार रैटजल भी थे। ये भी जाते थे किसी क्षेत्र में, वहाँ की मिट्टी को लाते थे, वहाँ के वनस्पतियों को देखते थे, चट्टानों को देखते थे, मतलब एक प्रकार से सर्वेक्षण करते थे सही से उसका। तो रैटजल यात्री के रूप में इनका ये योगदान रहा। अब योगदान में ही आपको एक
अलग से हेडिंग डाल देनी है कि रेटजल की कुछ संकल्पनाएं या रेटजल की संकल्पना। इन्होंने कुछ अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, रेटजल विश्व के प्रथम पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में संस्थापित किया और अपने नवीन विचारों से उसे पोषित किया। रेटजल की विचारधारा के प्रमुख पक्ष निम्नांकित हैं। यहाँ पर इनके कुछ हम सिद्धांतों की, हम कहें संकल्पनाएं या विचारधारा कह लीजिए, इसकी बात करेंगे। तो आपको पता है कि रेटजल नियतवादी विचारधारा के एक प्रकार से प्रतिपादक हैं, संस्थापक हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम यही डालेंगे, नियतवादी विचारधारा। ये अलग से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा भी दिया है अलग से। रेटजल ने मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। रेटजल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने अपने मानव भूगोल के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और यह मत व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों के इतिहास का निर्माण होता है। इसलिए रेटजल को नियतवादी का प्रतिपादक माना जाता है। रेटजल ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत की और विभिन्न प्रादेशिक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मानव के रहन सहन, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाएं तथा संस्कृति आदि पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि मानव पर उसके प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब मानव की चाहे आदत हो, उसका रहन सहन हो, पहनावा, रोटी, कपड़ा, मकान हो, उसकी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक क्रियाएं हैं, इन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। ये बात इन्होंने कही थी। तो पहली विचारधारा इनकी यही थी, नियतिवाद विचारधारा। फिर दूसरी विचारधारा इनकी है पार्थिव एकता का सिद्धांत। अब इसको पहले आप हेडिंग से ही समझ लीजिए। पार्थिव मतलब एक प्रकार से जो कुछ पृथ्वी से संबंधित है। पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, और एकता का मतलब एक। तो पृथ्वी से जो चीज़ें भी संबंधित हैं वो सब कहीं ना कहीं एक हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। पार्थिव एकता या फिर इसको कहीं कहीं अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, दोनों एक ही है। इसमें रेटजल की पूर्ण आस्था थी, मतलब पूरा विश्वास था पार्थिव एकता में। उन्होंने मानव भूगोल के विवेचन में पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही प्रमुखता प्रदान की थी। वे संपूर्ण विश्व को, अब ये लाइन देखिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। वे संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं बल्कि समष्टि के रूप में देखते थे। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? अलग अलग। कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, फिर दूसरा कहता है ये मेरी पर्सनल गाड़ी है। तो यानी कि आपकी व्यक्तिगत अलग अलग गाड़ी है, तो ये कहते हैं व्यक्तिगत नहीं है, ये कहते हैं समष्टि। यानी तत्व समष्टि मतलब संपूर्ण, एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि भाई संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं मानते थे कि संपूर्ण विश्व के तत्व अलग अलग हैं। ये कहते थे सभी तत्वों की समष्टि, यानी सभी तत्व अंतर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी तत्व, अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी तत्व आपस में या परस्पर संबंधित हैं, यानी जुड़े हुए हैं, और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है। कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने किसी इमारत का निर्माण किया तो वो एक स्वरूप है, उसी को कहते हैं भूदृश्य। ओके, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। तो भूदृश्य का मतलब होता है पृथ्वी पर मानव के द्वारा कुछ बनाए गए, आप स्थल कह सकते हैं, इमारत कह सकते हैं, पुल, नदी कह सकते हैं, मतलब जो कुछ भी मानव बनाता है तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। तो ये कहते हैं कि ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य होते हैं ये सभी तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करते हैं। मतलब इसमें कई प्रकार के तत्व मिले। तो भाई एक इमारत बनाते हैं तो उसमें जल भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आप देखते हैं मोरंग और ईंट और फिर बहुत सारी चीज़ें, आप समझ सकते हैं।
अतः किसी भूदृश्य या प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन के लिए विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों, उनकी आत्मनिर्भरताओं का विश्लेषण आवश्यक है। तो बेसिकली ये जान लीजिए कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, इसका मतलब यही है कि पृथ्वी के सभी तत्व अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर यहाँ है इनका जो तीसरा विचार है या संकल्पना है, वो है सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। देखिए वही चीज़ आ गई जो मैं अभी बता रहा था, सांस्कृतिक भूदृश्य। राइटजल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को स्पष्ट करके वैचारिक आधार प्रदान किया। वे सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य कहते थे। उनके अनुसार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र विशेष में मानव बसाव के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का फल है। मानव विकास, अब मानव बसाव का कैसे होगा, मानव बसाव कैसे करेगा, जब वो घर बनाएगा, अपने लिए निवास स्थान बनाएगा, तो वही चीज़ है सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब होता है जो कुछ मानव पृथ्वी पर अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण करता है, चाहे वो कोई इमारत हो, बिजली का खंभा हो, या जितनी भी चीज़ें हैं आप सोच सकते हैं, वो सब है सांस्कृतिक भूदृश्य। अंतिम सिद्धांत यहाँ पर है जैवीय राज्य की संकल्पना। जैवीय राज्य की संकल्पना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये अंतिम है। राइटजल ने अपने राजनीतिक भूगोल, इनकी एक पुस्तक है राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक भूगोल नामक ग्रंथ में राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन किया है। चाहे जैवीय राज्य की संकल्पना कहिए, चाहे राज्य का जैविक सिद्धांत कहिए, दोनों एक ही बात है। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई माना है। उनके मतानुसार अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वह सतत प्रगतिशील बना रहे, क्योंकि ठहराव प्रकृति के नियम के विपरीत और मृत्यु का पर्याय है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर राज्य अपनी प्रगति करना चाहता है तो निरंतर क्रियाशील रहे, क्योंकि अगर कोई चीज़ ठहर जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी अगर ठहर जाए, या आप मतलब देखिए ब्रह्मांड में सारी चीज़ें लगभग गतिमान हैं, तो अगर कहीं वो ठहर जाएंगी तो क्या होगा, अगर वो ठहर जाएंगी तो उनका अस्तित्व खत्म। भाई आदमी चलता फिरता है यानी क्रियाशील रहता है तो उसमें जान रहती है। अगर वो मर गया, ठहर गया, कहने मतलब मर गया, तो समझ लो शांत है एकदम। तो यही कहते हैं कि भाई उसको, राज्य को प्रगतिशील अगर बनना है तो हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। अन्य जैविक इकाइयों की भांति, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, अन्य जैविक इकाइयों की भांति स्वायत्त राजनीतिक इकाइयाँ भी आत्मरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष में संलग्न रहती है। इसी के आधार पर रहने को स्थान या शरणस्थल की संकल्पना का विकास हुआ। शरणस्थल मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेबेंसराउम। इसके अनुसार अधिक शक्ति संपन्न राज्यों द्वारा अपने निर्बल पड़ोसी राज्यों की भूमि पर अधिकार कर लेना प्रकृति के अनुकूल विकास प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं है। सही बात कह रहे हैं। अब मतलब सही क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई शक्तिशाली देश अपने पड़ोसी कमज़ोर देशों पर कब्जा कर लेता है तो ये कोई अनैतिक काम नहीं है, गलत नहीं है, सही है। क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था और इटली का जो मुसोलिनी, दोनों तानाशाह थे, तो दोनों का मतलब यही था कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, और आजकल उसी राह पर चल रहा है चाइना। तो इसीलिए चाइना ये सोचता है कि अगर हम विस्तारवादी नीति अपनाएंगे तो हम पर कोई कभी हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर अभी चाइना शांत हो जाए, एकदम बहुत सीधा साधा देश बन जाए, तो पड़ोसी देश उसके उस पर मतलब अधिकार करने लगेंगे। इसलिए वो पहले से ही डराया रहता है सबको, और भारत इसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, उसकी विस्तारवादी नीति। इस प्रकार लेबेंसराम की संकल्पना भू राजनीति की प्रमुख संकल्पना बन गई, जिसका प्रयोग आगे चलकर युद्ध काल में हुआ। जर्मनी भी इसी चीज़ को, जो जर्मनी का शासक हिटलर है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। लेबेंसराम वो कहता है कि जर्मनी के लोगों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए जितनी ज़मीन की आवश्यकता है उतना ज़मीन जर्मनी की जनता को ले लेना चाहिए, चाहे छीन के ले लो। तो ये रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आपके पास टाइम है तो लिख सकते हैं। भूगोल विशेष रूप से मानव भूगोल के विकास में राइटजल का योगदान अविस्मरणीय है, मतलब इसको भूला नहीं जा सकता।
वे प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानवीय पक्षों के भौगोलिक अध्ययन के लिए एक पृथक विषय के रूप में मानव भूगोल की स्थापना की और उनके विषय क्षेत्र का निर्धारण किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही मानवीय पक्ष के भौगोलिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी और उस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये याद रखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है, इसका इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पुस्तक भी है, शब्द भी आप कह लीजिए। इन्होंने भूगोल में भौतिक पक्षों के एक अधिकार या अत्यधिक बल दिए जाने की प्रवृत्ति को कम करके भूगोल का एक संतुलित दृष्टिकोण स्थापित किया। अब चूँकि भौतिक भूगोल पर बहुत ज़्यादा उसमें प्रबल समर्थन हो रहा था, तो इन्होंने थोड़ा सा उस तरफ से जो है समर्थन खींच करके कहाँ ला दिया, भौतिक भूगोल से मानव भूगोल में ला दिया। किंतु 20वीं शताब्दी में उनके कठोर नियतिवाद की तीव्र आलोचनाएं होने लगी और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इनके विपरीत संभववाद का प्रचार प्रसार किया। मैंने आपको संभववाद भी पढ़ाया है। रैटजेल ने भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन पर कम ध्यान दिया और क्रमबद्ध अध्ययन को रोचक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब ये विचारधारा इनकी सही थी, इन्होंने नियतवाद का प्रचार प्रसार खूब किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक हो गए कि प्रकृति ही मनुष्य को नियंत्रित करती है, प्रकृति के बिना मनुष्य इधर से उधर नहीं हो सकता। ऐसी विचारधारा जब इनकी आने लगी तो फ्रांस में एक अलग समुदाय का उदय हुआ जो कि संभववाद विचारधारा का था। उसका मानना था कि प्रकृति मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रह सकती है। तो ये आपको मैंने जो है कि आज पढ़ा दिया रैटजेल, इनका योगदान क्या था। आई थिंक बहुत आसान भाषा में मैंने आपको पढ़ाया होगा, समझ में आया होगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।